हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं वो है एसएप मेथोडोलॉजी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछा जाता है और आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जब फ्यूचर में फ़ील्ड्स, स्क्रीन्स और कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, तो उससे पहले आपको ये ज़रूरी है कि ये ओवरऑल प्रोसेस इसका यूज़ कहाँ है, रियल टाइम इसको कहाँ यूज़ करने वाले हैं और अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि प्रोसेस एंड टू एंड में इसका यूज़ कहाँ पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए एसएप मेथोडोलॉजी बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट सेशन में हमने कवर किया था, उसमें ये सारे टॉपिक्स थे कि मैं आपको हिंदी में एसएपी क्यों बता रहा हूँ और दूसरा ये था कि किसके लिए ये सेशन यूज़फुल है। और फिर हमने ये भी बातें की थी कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए एक्चुअली में क्या ज़रूरत पड़ेगा और कौन प्रेफ़र किया जाता है एसएपी वर्ल्ड में और कौन-कौन से टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ और हमने ईआरपी के बारे में जाना था, लैंडस्केप के बारे में सीखा था और कितने तरह के प्रोजेक्ट होते हैं और हमने एक शुरुआत किया था एसएप मेथोडोलॉजी के। तो आज हम जानते हैं कि एसएप मेथोडोलॉजी में जो फेजेस होते हैं, उसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एसएप मेथोडोलॉजी में बेसिकली 5 फेज़ होते हैं। तो पहला फेज़ है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके बाद आता है बिज़नेस ब्लूप्रिंट, फिर रियलाइज़ेशन, फिर फाइनल प्रिपरेशन और फिर गो लाइव एंड सपोर्ट। तो देखिए जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज़ है, इसका हमने डिस्कशन ऑलरेडी लास्ट सेशन में किया था, बट आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से कि देखिए प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या होता है कि इनिशियल प्लानिंग की जाती है। देखिए जब जब कोई भी कंपनी या कोई भी मान लीजिए बिग बाज़ार है, उसने ये प्लान किया कि उसे एसएपी इंस्टॉल कराना है, ठीक है? वो कोई लेगेसी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है मान लीजिए, मतलब पुराना कुछ यूज़ कर रहा है, एसएपी पर नहीं है। फिर उसने डिसाइड किया कि वो एसएपी इंस्टॉल कराना चाहता है, ठीक है? या अपग्रेड करना चाहता है। तो उसमें क्या करेगा वो अप्रोच करेगा, ठीक है? मान लीजिए अलग-अलग कंपनीज़ रहेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल डेलॉयट है, एक्सेंचर है, आईबीएम है। मान लीजिए उसने डेलॉयट को दिया प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट देने के बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज़ में इनिशियल प्लानिंग की जाएगी कि कितने सिस्टम पड़ेंगे, कितने लाइसेंसेस परचेज़ करने पड़ेंगे, फिर सर्वर की ज़रूरत कितनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें गो लाइव डेट क्या होगी, स्टार्टिंग डेट क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज़ में इनिशियल डिस्कशन होती है और प्लानिंग होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर कंसल्टेंट, क्योंकि हम कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी जानेंगे और आगे भी एसएपी में भी कंसल्टेंट पर ही हम जो कंसल्टेंट के एक्टिविटी रहते हैं, उस पे ध्यान देंगे। तो बेसिकली देखिए दोस्तों कंसल्टेंट जो है, वो फर्स्ट फेज़ में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है? वो आता है सेकंड, मतलब बिज़नेस ब्लूप्रिंट फेज़ से। तो जब आपकी इनिशियल प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में, तो फिर क्या होता है, जो आपका कंसल्टेंट है, मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ऐसे देता हूँ कि मान लीजिए वॉलमार्ट है, ठीक है, यूएस की। उसने प्लान किया कि चलो मैं एसएपी इंस्टॉल कराना चाहता हूँ। मान लीजिए उसने डेलॉयट को मान लीजिए दिया प्रोजेक्ट। अब डेलॉयट यूएस में डेलॉयट से एक कंसल्टेंट जाता है, ठीक है, यूएस जाता है, ठीक है, ऑन साइट पे। वहाँ जाने के बाद यहाँ पर शुरू होता है आपको नेक्स्ट फेज़ बिज़नेस ब्लूप्रिंट का, जहाँ पर बेसिकली आपको होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो देखिए दोस्तों, जैसे बिज़नेस ब्लूप्रिंट में फर्स्ट फेज़ में आपको जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो स्कोप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। स्कोप डॉक्यूमेंट का मतलब है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होती है। मतलब जो एक क्वेश्चन है डीबी जो भी कंपनी की तरफ से है वो लेके वो बंदा जाएगा जो कंसल्टेंट है, ठीक है? और वो वहाँ पर कोर यूज़र रहेगा उसकी तरफ से। किसकी तरफ से? जो वॉलमार्ट है उसकी तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा कोई। वो बंदे से जो है वो एक सीनियर बंदा रहेगा, ठीक है? उसे एक ऑर्गेनाइज़ेशन वॉलमार्ट के बारे में पूरी तरह से वो इन आउट जानता होगा प्रोसेसेस। वो एक कोई
मे बी हो सकता है जीएम लेवल का भी हो सकता है या बहुत ही सीनियर मैनेजर हो सकता है। तो वो बंदा उस बंदे से वो कांस्टेंट टच में रहेगा, जो कंसल्टेंट है वहाँ जाएगा, डेली उसके पास उसके साथ सेशन होगी उसकी, ठीक है? वो जो क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ जाएगा वो पूछेगा डेली, ठीक है? और उस हिसाब से वो एक अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट जिसको हम एज इज डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, वो बनाएगा। पहले वो क्वेश्चनायर में जो भी वो आंसर देता जाएगा वो स्कोप डॉक्यूमेंट में उसे कवर करेगा, वो अपने क्वेश्चनायर डीबी और क्वेश्चनायर डीबी को जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का होता है एक सैंपल। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, ये इस तरह से क्वेश्चनायर डीबी हो सकता है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछेगा कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स रिलेटेड कंपोनेंट इन मटेरियल कस्टम मास्टर। तो इस तरह से वो कुछ भी आंसर देगा, उसको एज इट इज वो नोट करेगा, ऐसे नहीं कि उस अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ नोट कर लेगा। जो वो बोलता जाएगा वो ये यहाँ पर नोट करता जाएगा, ठीक है? तो उससे वो एक स्कोप डॉक्यूमेंट बना लेगा, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, जब स्कोप डॉक्यूमेंट उसकी बन जाएगी तो नेक्स्ट अब वो आएगा एज इज डॉक्यूमेंट में, ठीक है? एज इज डॉक्यूमेंट क्या है, अपना अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट है। मतलब वो क्या करेगा, एज इज डॉक्यूमेंट में क्या कंसिस्ट होगा, उसका प्रेजेंट प्रोसेस क्या है क्लाइंट का, ठीक है? तो जो भी कोर यूजर उसे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, वो मेंशन कर देगा इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है? नेक्स्ट आपको क्या करेगा, वो टू बी डॉक्यूमेंट बनाएगा। टू बी डॉक्यूमेंट में क्या होगा दोस्तों कि बेसिकली ये होगा कि हाउ द प्रेजेंट बिजनेस ऑफ द क्लाइंट इज गोइंग टू बी, मतलब किस तरह से क्लाइंट का बिजनेस होने वाला है एसएपी में, ठीक है? अभी तो उसने पेन एंड पेपर लेके एक अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट एज इज डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है, कंपनी के बारे में, लेकिन वो एसएपी में उसको जब हम सेम रेप्लिका उसको करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वहां पर कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए क्लाइंट ने बोला कि हमारे पास एक प्रोसेस है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुंबई में उसका प्लांट है, ठीक है? अब वो बोलेगा कि मुंबई में प्लांट है, लेकिन यहाँ से मैन्युफैक्चर होके अलग-अलग डिपो रहते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए दिल्ली में एक डिपो है, ठीक है? उसके बाद मान लीजिए उसने बोला कि नेक्स्ट आपको है वेस्ट बंगाल में डिपो है, ठीक है? और मान लीजिए और उसने बोला कि मान लीजिए यूपी में है एक डिपो। तो तो उसके बाद वो बोलेगा कि क्या आपके पास ऐसा प्रोसेस है जो कि यहाँ पर आप हम मुंबई में प्लांट है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके अलग-अलग डिपो में दिल्ली में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, यूपी में हम यहाँ पर डिलीवर कर सकें। तो आप बोलोगे कि हाँ, इस तरह का प्रोसेस है हमारे में, एसटीओ प्रोसेस है जहाँ पर मैन्युफैक्चर करके आप विदिन द आप किसी कस्टमर को सेल नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अलग-अलग डिपो में उसे विदिन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप उसे आपको वो समझना पड़ेगा कि हाँ, उसको हम अपने सिस्टम में एसटीओ प्रोसेस की तरह में उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको हो सकता है ऐसा पूछे कि हमारे यहाँ ड्रॉप शिपमेंट का प्रोसेस है, मतलब कि मान लीजिए कि ऐसा है कि मान लीजिए कस्टमर है, ठीक है? और वो मान लीजिए कंपनी को ऑर्डर देता है, ठीक है? ये मान लीजिए कंपनी है, ठीक है? ये मान लीजिए 100 का ऑर्डर देता है, तो 100 में ऐसा है कि 100 में बोलेगा कि 70 वो सप्लाई करती है, ठीक है? और 30 जो है वो थर्ड पार्टी ठीक है, वेंडर सप्लाई करता है। यहाँ से मान लीजिए इसका वेंडर है, बाकी का 30 जो है ये सप्लाई करता है। तो ये पूछेगा कि ऐसा कोई प्रोसेस है आपके पास जिसमें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 ऑर्डर हो तो 70 कंपनी और बाकी जो है थर्ड पार्टी। तो हाँ, ऐसा हमारे पास थर्ड पार्टी प्रोसेस में हमें ड्रॉप शिपमेंट टाइप से ये हम कवर कर सकते हैं। मे बी एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पूछेगा कि क्या आपके पास काउंटर सेल्स है? जैसे कि मान लीजिए आप जाते हैं बिग बाज़ार में, वहाँ देखते हैं कि आप सामान उठाते हैं, ठीक है, ट्रॉली में रखते हैं, फिर उसकी बिलिंग कराते हैं और पे करते हैं अमाउंट और डिलीवरी आप खुद इसे लेके जाते हैं। तो ऐसे ये पूछ सकता है कि हाँ, अ, आपके पास क्या काउंटर सेल का ऐसा कुछ है प्रोविज़न? तो फिर आप उसको समझ जाइए कि हाँ, हमारे यहाँ कैश सेल्स है जहाँ इमीडिएट डिलीवरी होती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों टू बी डॉक्यूमेंट में आप ये बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट। गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट वो होता है दोस्तों जब मान लीजिए जहाँ पर स्टैंडर्ड एसएपी को सॉल्यूशन नहीं दे पाता है। जैसे अगर उसने बोला कि मुझे ऐसा चाहिए कि
जैसे फ्री गुड्स होता है, फ्री गुड्स में क्या है, एक मटेरियल के साथ जो है, एक मटेरियल है मान लीजिए, उसके साथ 1 टू 1 सेल होता है। मतलब एक के साथ एक ही सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसके साथ सेकंड भी फ्री गुड्स दे सकते हैं, ठीक है? बट वो पूछ रहा है कि एक मटेरियल के साथ मुझे वो ये एक और 1 भी चाहिए, ठीक है? और एक सेकंड भी चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये स्टैंडर्ड में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये स्टैंडर्ड में आपको एसएपी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली आप एनहांसमेंट करके ये उसे दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो बीबीपी फ़ेज़ के अंदर कवर होती है, और फिर फाइनली जो है आप साइन ऑफ लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है रियलाइज़ेशन फ़ेज़ दोस्तों। रियलाइज़ेशन फ़ेज़ वो होता है जहाँ पर आप पहली बार सिस्टम को टच करेंगे। अभी तक आप डॉक्यूमेंट बना रहे थे, उसके लिए आप उसकी रिक्वायरमेंट ले रहे थे, ठीक है? आप सिस्टम में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारे सोच रहे थे, बट अभी तक सिस्टम में हुआ नहीं था। तो अभी तक आप जो भी आपने जो भी एज़ इस डॉक्यूमेंट में लिया और जो भी आपने सोचा है, तो वो आप कॉन्फ़िगर करोगे क्लाइंट बिज़नेस प्रोसेस को एसएपी में, या मैप करोगे टू बी प्रोसेस को एसएपी में। मतलब टू बी डॉक्यूमेंट जो आपका था, जहाँ पर आपने प्लान किया था, फॉर एग्जांपल कैश सेल्स और थर्ड पार्टी या इस तरह से एसटीओ प्रोसेस, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करोगे, ठीक है? यहाँ यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं डेवलपमेंट सर्वर में, ठीक है? टू कॉन्फ़िगर द क्लाइंट बिज़नेस, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो कंसल्टेंट है, वो आपको काम करता है डेवलपमेंट सर्वर में। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन होता है बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों। बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मतलब ये इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वेयर वी डोंट डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल, ठीक है? आप दूसरे मॉड्यूल पे नहीं डिपेंड करते। ये स्पेसिफिक टू एक मॉड्यूल होता है, ठीक है? जैसे एसडी पर कर रहे हैं, तो आप पहले एसडी के सारे कॉन्सेप्ट और जो भी है बिज़नेस प्रोसेस, वो पूरे आप कवर करोगे। नेक्स्ट आपको होता है दोस्तों फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि आपको एसएपी में क्रेडिट मैनेजमेंट थर्ड पार्टी, इसमें क्या है, आपको इंटीग्रेशन, जैसे क्रेडिट मैनेजमेंट में एसडी और एफआई, ठीक है? दोनों का इंटीग्रेशन पॉइंट है। थर्ड पार्टी में जो है आपको एसडी एमएम, ठीक है? इनका इंटीग्रेशन है। तो उसके बाद जब आप स्पेसिफिक करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आप जाते हैं इंटीग्रेशन पे, ठीक है? तो ये हो गया आपको फाइनल कॉन्फ़िगरेशन और बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों। उसके बाद आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेव करते हैं दोस्तों, ठीक है? वो सेव करते हैं, तो एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है? उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? ये क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि आपने सेव तो कर लिया, मान लीजिए जैसा हमने बताया था लास्ट सेशन में कि आपने मान लीजिए डेवलपमेंट सर्वर के अंदर, जैसे ये देखिए सेव करते हैं, तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट नंबर पूछेगा, यहाँ पर आप सेव कीजिएगा, ठीक है? लेकिन मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि ये सर्वर है, मान लीजिए ये डी सर्वर है, ठीक है दोस्तों? अब डी सर्वर में आपने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कर दिया है, ठीक है? कॉन्फ़िग क्लाइंट रहता है, कॉन्फ़िग क्लाइंट के अंदर यहाँ पर आपने सर्वर इस क्लाइंट के अंदर आपने कर दिया। बट ये आपको इस कॉन्फ़िगरेशन को मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग करोगे। आपका कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन ये सही काम कर रहा नहीं कर काम कर रहा है, ये कैसे? जब तक आपको ये कन्फर्मेशन नहीं होगा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया है मैंने सही काम, ये सही है, ठीक है? तब तक आप इसको नेक्स्ट एनवायरनमेंट डी से जो क्यू है वहाँ पर मूव नहीं करोगे, ठीक है? तो आपको इसलिए यहाँ पर फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं, वो करना पड़ता है। तो दोस्तों ये आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे और इसको आप मूव करोगे, ठीक है? इंपोर्ट करोगे, बेसिकली इसको इंपोर्ट बोलते हैं, और जो सर्वर टू सर्वर ट्रांसफ़र करते हैं इसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो जो इंपोर्ट करते हैं इसका आपको टी कोड होता है दोस्तों, SCC1 होता है, ठीक है? इससे आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है? और जो ट्रांसपोर्ट करते हो ये होता है STMS बोलते हैं, STMS ट्रांस। और एक और चीज़ है दोस्तों, हम जो भी अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है? उसमें आप एक पेरेंट और चाइल्ड, दो होता है आपको टास्क, तो आप रिलीज़ करते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल क्या है ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट में।
तो दोस्तों हमको रिलीज़ करना पड़ता है, जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, अब इसको रिलीज़ करना है, ठीक है? तभी आप उसको समझिए ये लॉक रहता है, जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आपको उसको मूव नहीं करा पाओगे। तो हर रिक्वेस्ट जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है? तो पहले आप चाइल्ड को रिक्वेस्ट को रिलीज़ करते हो और फिर पेरेंट को। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, सिंपल तरीके से अगर आपको समझाता हूँ मैं, तो देखिए आप मान लीजिए कंपनी कोड कॉन्फ़िगर करते हो, एंटरप्राइज़ स्ट्रक्चर में सबसे पहले मान लीजिए कंपनी कोड करते हो। कंपनी कोड के अंदर मान लीजिए सेल्स ऑर्गेनाइज़ेशन रहता है, ठीक है? सेल्स ऑर्गेनाइज़ेशन के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहता है, ठीक है? फिर डिवीज़न रहता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो होती है आपको दोस्तों, तो ये आपको मान लीजिए पेरेंट है, इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीज़न ये चाइल्ड है। तो पहले आप जो है कंपनी कोड को रिलीज़ करोगे, ठीक है? पहले आप चाइल्ड को रिलीज़ करोगी, ठीक है? ये चाइल्ड को पहले रिलीज़ करने के बाद ही आप पेरेंट को रिलीज़ करोगे, ठीक है? और उसके बाद जो है उसको आप ट्रांसपोर्ट करोगे। तो ये दोस्तों, ये है ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट दोस्तों आप क्या करोगे यहाँ पर, अ, आप जितने भी आपके रिक्वेस्ट नंबर है उसको एक्सेल शीट में पहले लोगे, ठीक है? अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन एंड सीक्वेंस। उसके बाद ये एक्सेल शीट जो है वो बेसिस एक्चुअली यहाँ बेसिस होना, बेसिस कंसल्टेंट को, नॉट बेसिस कंसल्टेंट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा इंटायर रिक्वेस्ट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, ठीक है? उसका काम है कि आपने डी तो बना लिया, डी से फिर आपको नेक्स्ट इन्वायरमेंट क्यू में तो मूव करना, क्यू से फिर आपको प्रोडक्शन में जाना है। तो ये जो है वो बेसिस कंसल्टेंट करता है ये काम। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, जो कि क्लाइंट डिपेंडेंट होता है, मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन एक कंसल्टेंट करता है, ठीक है, वो सेव होगा कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट में। और फिर होता है एक वर्कबेंच रिक्वेस्ट, मतलब जो एबैपर जो टेक्निकल है वो आपका जो भी डेवलपमेंट करता है वो स्टोर होता है वर्कबेंच रिक्वेस्ट में। और वर्कबेंच रिक्वेस्ट जो होता है दोस्तों, ये वर्कबेंच रिक्वेस्ट ये आपको ये आपको होता है क्लाइंट इंडिपेंडेंट। क्लाइंट इंडिपेंडेंट का मतलब है दोस्तों कि ये आप इसको क्रॉस क्लाइंट भी बोलते हैं। क्लाइंट इंडिपेंडेंट मतलब क्रॉस क्लाइंट भी बोलते हैं, मतलब एक सर्वर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट होते हैं। आप जो भी डेवलपमेंट करोगे, ठीक है, तो आप जो सेव करोगे एक क्लाइंट में, ठीक है, एक सर्वर के अंदर, मान लीजिए इस सर्वर के अंदर बहुत सारे क्लाइंट है, 1 2 3 4 क्लाइंट है, ठीक है? तो आप जो भी सेव करोगे ये ऑटोमेटिकली दूसरे क्लाइंट में विद इन द सर्वर, मतलब इसी सर्वर में, ना कि दूसरे, इसी सर्वर में वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रॉस क्लाइंट दोस्तों। मतलब व्हाटएवर कॉन्फ़िगरेशन या व्हाटएवर डेवलपमेंट यू डू एंड सेव इन वन क्लाइंट, इट गेट्स ऑटोमेटिकली सेव्ड इन ऑल अदर क्लाइंट विद इन द सर्वर। इसी एक ही सर्वर के अंदर दूसरे क्लाइंट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं क्रॉस क्लाइंट, जो कि होता है वर्क बेंच रिक्वेस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि इंटरव्यूज में पूछा जाता है दोस्तों। और एक और चीज है क्लाइंट, आप सोच रहे हो क्लाइंट क्या होता है, तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप क्लाइंट का भी याद रख सकते हैं कि क्लाइंट इज ए सेल्फ कंटेन्ड यूनिट विच हैज इट्स ओन सेट ऑफ मास्टर डेटा, ट्रांजेक्शन्स, फील्ड्स, ये सारे चीज जो है वो क्लाइंट में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों, फाइनल प्रिपरेशन फेज। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, हमने अभी देखा है जो इनिशियल प्लानिंग जो होती है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। सेकंड हमने बिजनेस ब्लूप्रिंट, जहाँ पर कंसल्टेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है, क्वेश्चनर लेके जाता है, एज इज टू बी डॉक्यूमेंट, गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट बोलता है। एज इज टू बी जो मैंने बोला था, उन दोनों को मिला के जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बीबीपी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एज इज टू बी तो हम ऐसे यूज कर रहे हैं, बट स्टैंडर्ड में हम एक बीबीपी डॉक्यूमेंट और एक गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ये होता है। थर्ड हमने रियलाइजेशन में क्या देखा कि हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। पहला करते थे क्या हमने किया था, आपको बेसलाइन, एक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि स्पेसिफिक टू एक ही मॉड्यूल, और फिर इंटीग्रेशन डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल का, ये सारा चीज़ करते हैं। और फिर हम कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट होता है और वर्कबेंच रिक्वेस्ट होता है। जो भी फंक्शनल कंसल्टेंट सेव करता है वो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट में, और टेक्निकल और या एबैपर करता है वो
तो ये सब हमने अभी तक कवर किया। नेक्स्ट दोस्तों, जब सारी चीज़ हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, तो नेक्स्ट क्या है, आपने कर लिया, अब उसकी आप टेस्टिंग करोगे, ठीक है? तो ये होती है फाइनल प्रिपरेशन फेज़ में, ठीक है? जो कि 4th फेज़ है। तो इसमें क्या होती है दोस्तों, 2 तरह का टेस्टिंग होता है बेसिकली, एक होता है यूनिट टेस्टिंग, एक होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है दोस्तों, जो मैंने बताया कि एक सर्वर में बेसिकली आपने एक एक मान लीजिए कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, जो कॉन्फ़िग क्लाइंट है, सॉरी, आप उसमें आपने आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। फिर आप उसको यूनिट टेस्टिंग, जो आपका क्लाइंट रहेगा, उसमें मूव करोगे और आप वहाँ पर उसकी टेस्टिंग करोगे, जहाँ पर मास्टर डेटा रहेगा। डेटा चाहिए आपको टेस्ट करने के लिए, सिनेरियोस देखने के लिए, सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप वहाँ पर आप यूनिट टेस्टिंग करोगे। तो यहाँ पर लिखा है, इट इज़ अ टेस्टिंग व्हिच इज़ स्पेसिफिक टू वन मॉड्यूल एंड नो नीड टू डिपेंड, मतलब दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं करते, आप स्पेसिफिक एक टेस्ट करते हो। इंटीग्रेशन, उसके बाद टेस्टिंग आती है, जिसमें आप दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड करते हो। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था आपको, थर्ड पार्टी जिसमें एसडी और एमएम का होता है, या क्रेडिट मैनेजमेंट जहाँ एसडी और एफआई का होता है, ये सारी चीज़ जहाँ इंटीग्रेशन। तो और इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है, आप ये याद रखिए दोस्तों, ये क्वालिटी में होता है। और यूनिट टेस्टिंग, इसको फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग एफयूटी भी बोलते हैं, वो होता है आपको डी सर्वर में, मतलब डेवलपमेंट में होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप जब भी टेस्टिंग करोगे, तो आप पहले क्या है, सिनेरियोज या फिर आप टेस्ट केस डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वो बनाते हो। इसमें क्या क्या कवर होता है, पहले आपको पता होना चाहिए टेस्ट केस डॉक्यूमेंट में कि क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल रिजल्ट क्या होने वाला है, स्टेटस क्या है, पास होगा, फेल होगा, ठीक है, ये सारा चीज़। और फिर टेस्ट डॉक्यूमेंट नंबर, ये सारी चीज़ आप प्रिपेयर करते हो, और फिर उसके बाद टेस्ट कैरी आउट करते हो। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये है कि जब आपकी टेस्ट कंप्लीट हो जाती है, तो आप क्या करते हो, यूज़र मैनुअल डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ और भी कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट और फंक्शनल स्पेक डॉक्यूमेंट ये भी क्रिएट करते हो, लेकिन सबसे पहले यूज़र मैनुअल डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, एक गाइडलाइन होता है एंड यूज़र का। एंड यूज़र क्या है, जो आपको प्रोडक्शन सर्वर में डेवलपमेंट, क्वालिटी, उसके बाद प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन सर्वर में बेसिकली डे इन डे आउट जो आपको ट्रांजेक्शन है, वो कैरी आउट करता है। वहाँ पर जो कंसल्टेंट है, उसको प्रोडक्शन से मतलब, वहाँ पर वो कुछ नहीं कर रहा है, जो आपको कंसल्टेंट है, वो कॉन्फ़िगरेशन डी में ही करता है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, जो यूज़र मैनुअल डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है, उसमें मास्टर डेटा, ट्रांज़ैक्शन और स्क्रीनशॉट्स पूरे रहेंगे। तो उसमें एक तरह से मैनुअल आप देखते हैं, मैनुअल क्या होता है, उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है, पहले ये करना है, फिर ये, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आपको यूज़र मैनुअल डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगा, जो भी आपने मास्टर डेटा, ट्रांज़ैक्शन क्रिएट किए, ये सारी चीज़ों का। और ये आपको कोर यूज़र जो रहता है, उसको दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट। कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट में क्या है, आपको जो-जो कॉन्फ़िगरेशन किया आपने, ठीक है? वो सारी चीज़ दिया जाएगा। तो क्यों दिया जाता है दोस्तों, ऐसे कि मान लीजिए आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है, तो आपने मान लीजिए आईबीएम है, आईबीएम में ने वॉलमार्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया एसएपी। अब क्या हुआ, मान लीजिए सपोर्ट पे गया, ठीक है, एक बार इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, गो लाइव हो जाता है, मान लीजिए सपोर्ट में उसने चेंज कर दिया, उसने सपोर्ट प्रोजेक्ट किसी दूसरे को दे दिया, मान लीजिए एक्सेंचर को दे दिया। अब एक्सेंचर आएगा और उसे सपोर्ट दे रहा है, इम्प्लीमेंटेशन आईबीएम ने किया, लेकिन सपोर्ट दे रहा है एक्सेंचर। तो जो एक्सेंचर कंपनी से जो एम्प्लॉइज आएंगे या जो कंसल्टेंट है, उन्हें पता तो होना चाहिए कि इसने कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन किए थे, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट आपको, ये पूरा चीज़ उसको रीड करेंगे वो लोग, देखेंगे, और फिर वहाँ से वो समझ जाएँगे कि हाँ, ये ऐसे-ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हुआ था, और वहाँ से वो फिर अपना सपोर्ट जो भी प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट करेंगे। तो ये नॉलेज ट्रांसफर के लिए ये यूज़ होता है, कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट केटी के लिए, ठीक है? और ये कोर यूज़र को दिया जाता है। जब कोर यूज़र को दिया जाएगा, और फिर कोर यूज़र सपोर्ट प्रोजेक्ट में देंगे किसको? ये देंगे आपको जो सपोर्ट पार्टनर रहेंगे, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, एक्सेंचर अगर सपोर्ट पार्टनर, तो उनको देंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये है दोस्तों, फंक्शनल स्पेक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, एफएस। तो ये क्या होता है, ये प्रिपेयर करते हैं जभी भी हम लोग को एबैपर का हेल्प चाहिए। तो मान लीजिए कोई डेवलपमेंट करना है या इस तरह के, तो पहले क्या है, एज ए फंक्शनल आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, एफएस डॉक्यूमेंट, और दोगे, जिसके हेल्प से फिर एबैपर डेवलप करेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों,
नेक्स्ट आपको देखिए इसी में आगे कंटिन्यू करता हूँ। जब आपकी टेस्टिंग हो जाती है और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप ट्रेनिंग देते हो कोर यूज़र को, ठीक है? आप डायरेक्टली एंड यूज़र से डील नहीं करते हो, आप कोर यूज़र को देते हो और फिर कोर यूज़र जो है अपने एंड यूज़र को देता है। तो हम 15 डेज़ का ट्रेनिंग देते हैं और फिर कोर यूज़र अपने बंदों को जो एंड यूज़र रहते हैं उसको 15 डेज़ का ट्रेनिंग देता है। ये एक मोटा-मोटी, ऐसा नहीं कि 15 डेज़, ये थोड़ा-मोड़ा वैरी भी कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, आप नेक्स्ट आपको, हाँ, ये रिपीट हो गया पॉइंट, बट देन उसके बाद जो आपका यूएटी फेज आता है दोस्तों। यूएटी फेज क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए आपने तो ट्रेनिंग दे दी सारी चीज़, अब उसके बाद क्या है, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है, वो आपको क्वालिटी सर्वर में या कहीं-कहीं प्रोडक्शन से पहले प्री प्रोडक्शन सर्वर में जो कोर यूज़र है वो पूरे टेस्ट करेगा, सिनेरियो और सारी चीज़ देखेगा, सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है? अगर कुछ इश्यू आएगा तो वहाँ पर वो डिफेक्ट ट्रेस करेगा, वो यूएटी फेज़ में कवर होता है। अगर सारा चीज़ वो रिज़ॉल्व हो गया, यूएटी फेज़ में सारी चीज़ कवर हो गए, तो क्या होगा, वो साइन ऑफ देगा। ठीक है? साइन ऑफ का मतलब कि हाँ, अब रेडी है, उसको हम प्रोडक्शन में भेज सकते हैं। ठीक है? जहाँ पर एंड यूज़र यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी से प्रोडक्शन में आफ्टर गेटिंग साइन ऑफ, यूएटी साइन ऑफ, वी ट्रांसपोर्ट ऑल द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्वालिटी टू प्रोडक्शन सर्वर। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कट ओवर एक्टिविटी स्टार्ट होता है। मतलब देखिए, मान लीजिए कंपनी है, मान लीजिए वॉलमार्ट। वॉलमार्ट मान लीजिए 30, एक एग्जांपल है, 30 ईयर्स से बिजनेस में है, ठीक है? ये मान लीजिए 30 ईयर्स है। तो 30 ईयर्स में इसके बहुत सारे यहाँ पर मान लीजिए इसके लेगेसी कोई लेगेसी, मतलब कोई पुराना सॉफ्टवेयर ये यूज़ कर रहा था, ठीक है? अगर लेगेसी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था, तो यहाँ पर मान लीजिए उसके बहुत सारे लैक्स एंड लैक्स, मान लीजिए 10 लैक्स कस्टमर थे, ठीक है, सिस्टम में ऑलरेडी लेगेसी सॉफ्टवेयर में, ठीक है, उसके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स थे, एक एक कस्टमर ने 2, किसी ने 5 किए थे, ये पूरा यूज, उसके पास पूरी ये डेटा थे, ठीक है। तो अब जब उसने नया यूज किया, मान लीजिए एसएपी इंस्टॉल कराने का, तो ये डेटा उसे इसमें तो चाहिए रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, इसी कट ओवर एक्टिविटी में यही चीज होता है कि मतलब आपको अपलोडिंग ऑफ मास्टर डेटा एंड ओपन ट्रांजेक्शन फ्रॉम लेगेसी टू एसएपी, ठीक है। ये होता है जो ओपन ट्रांजेक्शन और मास्टर डेटा, ये मैं आगे कवर करूंगा डिटेल में। तो लेगेसी का मतलब क्या है, नॉन एसएपी, जो कि इसको हम बोलेंगे लेगेसी, मतलब पुराना ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, जो नॉन एसएपी में नहीं है, जो, ठीक है, उससे एसएपी में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कट ओवर स्ट्रैटेजी। ये तो कट ओवर एक्टिविटी होता है, अपलोड करना डेटा। स्ट्रैटेजी क्या होता है, इट इज अ प्लानिंग फॉर अपलोडिंग डेटा फ्रॉम लेगेसी, जो आप प्लान करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आप डिसाइड करते हैं कि कब आप डेटा को अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। और जब भी आप अपलोड करते हैं, तो आप क्लाइंट को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन स्टॉप कर देना, क्योंकि उसमें डेटा इनकंसिस्टेंसी की चांस बन जाती है। और जो कट ओवर पीरियड होता है, नॉर्मली ऐसा होता है दोस्तों कि सैटरडे को बोलते हैं, क्योंकि सैटरडे जो होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, उस दिन बोलते हैं कि सैटरडे इवनिंग से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेकेंड हाफ के आसपास से मंडे फर्स्ट हाफ तक चलता है। तो 2 डेज का ऐसे कट ओवर होता है। उसमें क्या होता है, आपको डाउन टाइम भी बोलते हैं, यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है उसको स्टॉप करने बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया दोस्तों कट ओवर एक्टिविटी के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम लिस्ट आउट करते हैं कि कौन से मास्टर डेटा और कौन से ओपन ट्रांजेक्शन हमें अपलोड करना है। अब मैं ये बता रहा था दोस्तों कि मास्टर डेटा क्या होता है। मास्टर डेटा क्या होता है दोस्तों, कस्टमर मास्टर, मटेरियल मास्टर, प्राइसिंग मास्टर, एक सीएमआई भी आर रहता है, उसको भी बोलते हैं। उसको हम आगे डिटेल में सिस्टम में समझेंगे, लेकिन ये जान के रखिए दोस्तों, जो कस्टमर के डिटेल्स होते हैं, ठीक है, मटेरियल्स के होते हैं, ये सारे आपको कस्टमर मास्टर, मटेरियल मास्टर होता है। इसमें कस्टमर मास्टर जो होता है, बेसिकली ये स्टोर सेंट्रली रहता है, ठीक है, यूज्ड होता है डे टू डे ट्रांजेक्शन में, ठीक है। और ये आपको जो रहता है, ये जल्दी से आपको डिलीट नहीं करते हैं, ये सारे कस्टमर मास्टर, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दोस्तों होता है ओपन ट्रांजैक्शन डेटा। ओपन ट्रांजैक्शन क्या है, जिसका सब्सिक्वेंट जो एक्टिविटी वो पेंडिंग, जैसे
ओपन ऑर्डर बोलते हैं, ओपन डिलीवरी, ओपन बिलिंग। मतलब ओपन ऑर्डर किसको बोलते हैं? जिसका डिलीवरी पेंडिंग है। ऑर्डर तो क्रिएट हो गया है लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है या पेंडिंग है। सेकंड आपको होता है ओपन डिलीवरी, मतलब डिलीवरी तो हो गया लेकिन बिलिंग पेंडिंग है, ठीक है। और उसके ओपन बिलिंग, बिलिंग हो गया लेकिन इनवॉइस पेंडिंग। तो इस तरह से उसको बोलते हैं ओपन ट्रांजेक्शन। तो हम ओपन ट्रांजेक्शन, मास्टर डेटा, ये सारे अपलोड करते हैं, ठीक है, लेगेसी से एसएपी में। नेक्स्ट दोस्तों, जो हम एसएपी में करते हैं वो LSMW टूल यूज करते हैं, ठीक है। और एक डिफरेंस है कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि S/4HANA और एसएपी में कौन कौन से टूल होते हैं, तो LSMW जिसका होता है फुल फॉर्म, आपको लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन वर्कबेंच, ठीक है, उसके थ्रू आप करते हो। इसमें 14 स्टेप्स होता है, ठीक है। ये भी हम आगे फ्यूचर में आपको डिस्कस करेंगे। और S/4HANA में LTMC मतलब लेगेसी ट्रांसपोर्ट माइग्रेशन कॉकपिट, ठीक है, इसमें ये टूल यूज होता है, ठीक है। अभी S/4HANA में एक जो आया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ज़्यादा फॉलो करते हैं S/4HANA में, उसमें ये है कि जब एसएपी में बेसिकली जो फॉर्मेट रहता था वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं रहता था। अभी हाना में ये मतलब कि हाना की तरफ से ही वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया जाएगा, जहाँ पर उसी हिसाब से उसी सीक्वेंस में यूज़र को फिलअप करना पड़ेगा डेटा, ठीक है। और कोर यूजर जो बेसिकली क्या करता है, आपको जो आप एक्सेल शीट देते हो उस हिसाब से वो फिलअप करता है और आपको दे देता है कंसल्टेंट को। एज ए कंसल्टेंट हम क्या करते हैं, हम जाते हैं क्वालिटी सर्वर में, एक मॉक रन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं बेसिकली। अगर सब चीज़ सही लगता है हमें तो हम प्रोडक्शन सर्वर में जाते हैं और अपलोड कर देते हैं वो डेटा लेगेसी से, या जो एक्सेल शीट रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ होते हैं दोस्तों कट ओवर एक्टिविटी में, ठीक है। अब देखिए कट ओवर एक्टिविटी होने के बाद जो फिफ्थ और लास्ट फेज होता है वो गो लाइव होता है दोस्तों। गो लाइव क्या होता है दोस्तों? गो लाइव एंड सपोर्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पर आप हैंडिंग ओवर एसएपी टू क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को देते हैं और उस डेट के ऑनवर्ड से यूजर स्टार्ट कर देता है डे टू डे ट्रांजेक्शन एसएपी में। मतलब आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हम लोग 3 महीने का पोस्ट प्रोडक्शन सपोर्ट देते हैं। बट ये समझिए कि गो लाइव में जो एंड यूजर है वो डे टू डे ट्रांजेक्शन करना यूज कर देता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया आपको पूरे फेजेस जो मैंने बताए, ये यहाँ तक आपको ये एसएफ मेट्रोलॉजी में है। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी, ये पूछा भी जाता है। ये पांचों फेज आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट कैसे रन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप किस फेज में इन्वॉल्व होते हो, आपका काम क्या रहता है, ये सर तभी आप जब कॉन्सेप्ट जानोगे तो कोरिलेट कर पाओगे। तो ये बताने का स्टार्टिंग में मेरा जो मोटिव यही है कि आपको आगे जाके तो थ्रू आउट फील्ड स्क्रीन्स और कॉन्सेप्ट समझने हैं, लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल जाए कि मेरा यूज़ कहाँ है, मैं क्या-क्या करता हूँ, ठीक है? डेटा जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, वो कहाँ से कहाँ जाता है, उसका यूज़ क्या रहता है, उसको कौन टेस्ट करता है। तो अगर ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आगे समझने में ईज़ी होगा और आप कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका एसएप मेथोडोलॉजी के जो 5 फेजेस हैं। अब अगले सेशन में हम सपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे दोस्तों, और एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे आपके एसएप मेथोडोलॉजी और सपोर्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, सो दैट मैं इस तरह के और वीडियोस डालता रहूँ। और जो भी मेरे फ्रेंड्स एसएपी में मूव करना चाहते हैं, क्योंकि एसएपी ऐसा करियर है दोस्तों, मैं बताऊंगा अगर आपने चुना है तो ये बहुत ही अच्छा करियर है। और कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे दूसरी जितने भी टेक्नोलॉजी है उसमें से एसएपी का मार्केट शेयर भी काफ़ी हाई है, डिमांड भी काफ़ी अच्छा रहता है, पैकेजेस भी अच्छे रहते हैं और काफ़ी सीखने को भी मिलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, जो भी मूव करना चाहता है मन लगा के पढ़िए, सेशन देखिए, ठीक है। और आपको मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैंने जब खुद तैयारी की तो मैं जानता हूँ कि किस तरह से करना है तैयारी, किस तरह से इंटरव्यू ईज़िली आप क्रैक कर सकते हो। तो डेफ़िनेटली दोस्तों, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू, गुड बाय।
मिलते हैं अगले वीडियो में।